नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे बिहार में बकरी पालकों के लिए बनने वाले गोट फेडरेशन के बारे में। बारिश के मौसम में पशुओं को जल जमाव और संक्रामक रोगों से बचाने के उपाय, मॉनसून में मछलियों के प्रजनन और बीज उत्पादन की तकनीक, बकरी की लाभकारी नस्ल ब्लैक बंगाल, आधुनिक कृषि यंत्र कंबाइन हार्वेस्टर और एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। इसके साथ ही जानेंगे पटना अनाज मंडी के बाजार भाव और मौसम का हाल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार में बनेगा गोट फेडरेशन, बकरी पालकों को मिलेगा बेहतर बाजार। प्रखंड स्तर पर बनेगी प्राथमिक बकरी सहकारी समितियां। बारिश में जल जमाव से पशुओं को संक्रामक रोगों का खतरा। मॉनसून में मछलियों के बीज उत्पादन पर जोर। अब विस्तार से जानते हैं आज की खबरें। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन करने वाले किसानों के लिए बड़ी पहल की तैयारी है। अब छोटे और सीमांत बकरी पालकों को अकेले बाजार और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डेयरी एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री नंद किशोर राम ने कहा कि सहकारी समितियों के जरिए बकरी पालकों को संगठित कर बेहतर बाजार, उचित मूल्य और तकनीकी सुविधाओं से जोड़ने की योजना है। प्रखंड स्तर पर प्राथमिक बकरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों के माध्यम से बकरी पालकों को चारा, दवा, टीकाकरण, पशु चिकित्सा और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हमने कई जिलों का भ्रमण किया है और देखा है कि बकरी पालन उन जिलों में अधिक से अधिक हो सकता है। उन जिलों का हम चयन करवाएंगे और वहाँ की माताओं बहनों के बीच में बकरी पालन शुरू करवाया जाएगा। और आज हमने सीधे विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेरे भ्रमण के क्रम में जहां लापरवाही दिखेगी, जिस पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। लेकिन उनके सीनियर को भी मैं उतना ही लापरवाह मानता हूं, क्योंकि उन्होंने यह जानने की प्रयास नहीं की कि हमारे अधीनस्थ पदाधिकारी कहाँ हैं और क्या करते हैं। तो जब किसी जूनियर पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर सीनियर पदाधिकारी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। पशुपालक भाइयों, इन दिनों बारिश काफी हो रही है और जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में अपने पशुओं को जल जमाव वाले क्षेत्रों से बचाना जरूरी है। ऐसे क्षेत्रों में पशुओं को कई संक्रामक रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए पशुओं को सुरक्षित और साफ सुथरे स्थान पर रखें। इस संबंध में विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के वरीय पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। बरसात का मौसम है किसान भाइयों, कुछ बातों की सावधानी आपको बरतनी चाहिए। पहली बात तो जानवर को खुला ना छोड़ें, क्योंकि बहुत जगह पानी इकट्ठा हो रखा है। वो पानी से बचाना होगा पशु को, वो पानी ना पिए। हमेशा जानवर को बरसात में भी स्वच्छ पानी ही दे करें, जिससे कि उसके स्वास्थ्य सही रहे। किसान भाई, खेती किसानी के साथ साथ कम लागत में अच्छी आमदनी के लिए बकरी पालन भी किया जा सकता है। लेकिन बकरी पालन शुरू करने से पहले नस्ल का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार ब्लैक बंगाल नस्ल बकरी पालकों के लिए अच्छी मानी जाती है। मत्स्य
पालक भाइयों, इन दिनों मानसून का मौसम चल रहा है। इस समय कई प्रजातियों की मछलियों का प्रजनन होता है। ऐसे में अच्छी गुणवत्ता वाले मछली बीज के उत्पादन और उसके बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मछलियों के प्रजनन और बीज उत्पादन के सही प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं ICAR पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर BB भारती से। सभी मछलियाँ की प्रजाति जो है मानसून सीजन में ही ब्रीड करती हैं। मैक्सिमम प्रजातियाँ मानसून सीजन में ब्रीड करती हैं। तो हमारे यहाँ जो है IMC कतला, रोहू, मृगल का जो है बीज का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और उसका जो है उत्पादन इसी समय में होता है। तो इसके लिए किसानों को जो बीज उत्पादन करते हैं उनको खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है कि मछली का बीज जो है अच्छे क्वालिटी का उत्पादन करें। किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्र खेती के काम को आसान बनाने के साथ साथ समय और मजदूरों की कमी को पूरा करने में भी मददगार है। फसल कटाई के बाद कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से कम समय में फसल की कटाई और उससे जुड़े कई काम किए जा सकते हैं। इससे किसानों को समय की बचत होती है और फसल को समय पर तैयार करने में सुविधा मिलती है। सफलता की इस कड़ी में आज हम पहुंच रहे हैं ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली, जहां युवा प्रगतिशील किसान अमरजीत कुमार कम लागत में भिंडी की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। अमरजीत कुमार का कहना है कि जैविक खादों के इस्तेमाल से उनकी फसल अच्छी हुई है। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये भिंडी का खेती आज से 3 मंथ पहले हमने इसको लगाया था और इसका जो बीज है वो 1 कट्ठे के अंदर 50 ग्राम लगता है और अभी 60 दिन का जब पौधा हो जाता है तो ये फलना शुरू हो जाता है और अभी तक हमने इसमें से कम 15 से 20 बार इसमें से तोड़ चुके हैं और कम से कम 70 से 80 बार और इसमें से हम फसल को तोड़ेंगे। और इसमें जो अभी अच्छा खासा आमदनी जो हमारा खर्च था वो ऑलमोस्ट अभी तक हमारे से खर्च निकल चुका है और अब जो भी आगे होगा ये हमारा प्रॉफिट ही है यहाँ से। अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां जानते हैं आज के प्रमुख अनाजों के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4500 रुपए प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपए प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 12000 रुपए प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में उमस के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि बारिश को देखते हुए खेतों में जल जमाव ना होने दें और पशुओं को सुरक्षित व सूखे स्थान पर रखें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, मैं तानिया ठाकुर और आप देख रहे हैं DD बिहार का लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के इस विशेष अंक में चर्चा का विषय है प्राकृतिक खेती का महत्व एवं संभावनाएं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, सीनियर साइंटिस्ट कम हेड कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोटी से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और यह पारंपरिक और रासायनिक खेती से किस प्रकार भिन्न है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपने ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है
कि अभी भारत सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं प्राकृतिक खेती पर, कभी कभी हमारे किसान भाई थोड़ा सा इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में प्राकृतिक खेती है क्या, और ये अन्य खेती जो हम पारंपरिक खेती और जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उससे ये कैसे अलग है। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इसका नाम है प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है, जो संसाधन हमको प्रकृति ने दिया है, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उसी का यूज करके हम खेती को अपने कैसे आगे बढ़ाएं। तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है, प्रकृति के साथ हमारे जो फार्म पर क्या उपलब्ध है, जैसे इसमें जो मुख्य अवयव होता है उस अवयव की बात करेंगे हम, आगे आपको बताएंगे। तो इसमें किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं होता है। और वही अगर पारंपरिक खेती की बात करते हैं तो पारंपरिक खेती में हम अपने जो फार्म पर उपलब्ध संसाधन हैं, जो प्रकृति के द्वारा जो हमारे दिए हुए संसाधन के साथ साथ बाहरी संसाधन भी हम उसमें उपयोग करते हैं, बाहर की भी चीज़ों को ला कर देते हैं ताकि हमारा जो है उपज क्षमता बढ़े, और उसको हम फिर हमारे किसान भाई जो है कि बाहरी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में क्या है कि प्रकृति के द्वारा जो हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे फार्म पर उपलब्ध हैं, उसी का प्रयोग करके हम मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे अधिक से अधिक बढ़ा सकें, कैसे मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकें। जैसे कि सर ने बताया कि कैसे हम प्राकृतिक कृषि में प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके अपनी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से अगला प्रश्न ये है कि प्राकृतिक खेती कैसे आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य स्तर पर काम करती है। मैडम, आपने ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया है कि इसमें आपके सवाल में 3 मुख्य बिंदु हैं कि आर्थिक और पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ों का आपने सवाल पूछा है अपने उसमें। और ये हम बताना चाहेंगे कि प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, तो प्रकृति ने जो हमको दिया है और उसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्पादन होगा, जो उत्पाद होगा, वो केमिकल फ्री होगा। तो केमिकल फ्री जब हम उपयोग करेंगे अपने भोज्य पदार्थ में, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, रसायन का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और वो हमारे आहार श्रृंखला में आ रहा है, और उस आहार से फिर हमारे शरीर में जा रहा है, और शरीर से हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम चूँकि किसी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से रसायन के प्रयोग नहीं करने से हमारे पर्यावरण की शुद्धता बन रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य हमारा बन रहा है, मिट्टी का जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कीटाणु हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है रसायन युक्त भोजन। तो रसायन युक्त भोजन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य जो है बनेगा, और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, हमारे शरीर में बीमारियों की कमी होगी, हम डॉक्टर के पास कम जाएंगे। तो एक तरफ तो हमारा जो पर्यावरण का भी, हमारी मिट्टी का, जिसका मिट्टी को हम जैसे माँ मानते हैं, कि हम अपनी मिट्टी को कहते हैं धरती माँ है, इसलिए कि असंख्य लाभकारी जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, और यही जीवाणु जो है हमारे भोजन श्रृंखला, भोजन उपलब्ध कराने के लिए, पौधों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी ये होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एक तो हमारा मिट्टी ठीक हो रहा है, और दूसरा हमारा जो भोज्य पदार्थ निकल रहा है स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। अब बात आ रही है कि आपने पूछा कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे किसान भाई कैसे जो है इसको लाभदायक बना सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि हम प्राकृतिक खेती जब शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी थोड़ी बहुत उपज क्षमता प्रभावित होगी और कम होने के चांसेज रहेंगे। लेकिन हमें फोकस ये करना है कि जो प्राकृतिक खेती के मुख्य अवयव हैं, जो सिद्धांत है उसका, उस सिद्धांत का हम पूर्णतः अक्षरशः पालन करें, और उसमें आप देखेंगे कि आपके खेतों में जीवाणुओं की संख्या
लगातार बढ़ते जाएगी और जीवाणुओं की संख्या जब बढ़ेगी तो जितने तेज़ी से जीवाणु बढ़ते हैं उतने ही तेज़ी से जीवाणु की डिजेनरेशन भी होता है, उसको कहे एक तरह से मरते भी हैं। और उससे क्या होगा कि हमारे खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी धीरे धीरे, लेकिन अचानक से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे आप आगे के सालों में देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, और जैसे ही हम देखेंगे हमारे किसान भाई के खेतों में अगर 1 से अधिक ऑर्गेनिक कार्बन अगर हो गया, मिट्टी जांच से निकल के आ गया, तो आप कोई भी फसल लगाएंगे आपको रसायन देकर जो आप उत्पादन लेते हैं उससे कहीं बेहतर उत्पादन और उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करवाई हमारे किसान भाई बहनों को कि कैसे प्राकृतिक खेती पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर लाभ प्राप्त करती है। तो मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि बिहार सहित देश भर में केंद्र एवं राज्य सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है और क्या क्या पहले हैं जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। ये बड़ा ही अच्छा सवाल आपने मैडम पूछा है और ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की प्राकृतिक खेती के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से ये और ICR के माध्यम से ये जितनी भी कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं तो उन संस्थाओं के द्वारा प्राकृतिक खेती पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जैसे हम बताएं कि जो हमारा विश्वविद्यालय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर हमारे कुलपति महोदय के प्रयास से प्राकृतिक स्कूल ऑफ नेचुरल फार्मिंग खुल चुका है और नेचुरल फार्मिंग पे 4 ईयर की डिग्री कोर्स भी वहाँ पर दी जा रही है स्कूल ऑफ नेचुरल फार्मिंग में, जो कि हमारे पूसा के अंदर में है। तो वहाँ से हमारे बच्चे BSc एग्रीकल्चर जैसे करते हैं उसी तरह से नेचुरल फार्मिंग में BSc कर रहे हैं। तो एक पहल जो है कि हमारे विद्यार्थी लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जो योजनाएं हैं किसान भाइयों के लिए, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से डिमोन्स्ट्रेशन अपने केंद्र पर और किसानों के खेत पर ये पूरे बिहार में लागू है और सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर डिमोन्स्ट्रेशन मॉडल और उसके साथ साथ किसान के खेत पर भी इसको मॉडल के रूप में बताने का काम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कि उनके वैज्ञानिकों के द्वारा जो एक्सपर्ट हैं वो चल रहा है और उसके साथ साथ किसानों को इसमें प्रायोरिटी बेसिस पर प्रशिक्षण देने का भी काम चल रहा है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से लगभग 2000 किसानों को अभी तक प्रशिक्षित किया जा चुका है प्राकृतिक खेती में, और ये योजना पूरे ज़िला में चल रहा है, पूरे बिहार के सभी ज़िलों में चल रहा है। और साथ में क्लस्टर बेसिस पर क्लस्टर बनाकर किसान लगभग सभी ब्लॉक में ये क्लस्टर बनाकर किसानों से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु उनसे खेती करवाने का काम बिहार सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह का, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को प्राप्त करवाई। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी और प्रेरणादायक साबित होगी। इसी के साथ मुझे अब अनुमति दीजिए, मिलते हैं कृषि दर्शन के अगले अंक में अन्य खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी।
हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।